Hello and welcome to this special session on history of India. Welcome to कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आज हिस्ट्री का एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूं और वो है हिस्ट्री थ्रू गवर्नर जनरल्स। जी हाँ, गवर्नर जनरल्स के द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना, 1772 से के बाद का इतिहास। तो जो पहले गवर्नर जनरल थे, पहले मैं उनकी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ और चलते चलते वो सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी बन गई और इकोनॉमी को भी कब्जे में ले लिया। और फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ट्रेडर्स थे बेसिकली, धीरे धीरे रूलर्स बन गए। ये कैसे हुआ, अब मैं उसी कहानी आपको करवाऊंगा। ठीक है जी, ये देखिए, मैं आपको हल्का सा डायग्राम बनाकर ये दिखाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल सो दैट आई कैन ड्रॉ। ये देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके 3 हेडक्वार्टर्स थे भारत में। अगर हम भारत एक रफ सा मैप ड्रॉ करके देखें तो ये किस प्रकार से काम होता था। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है जी, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये 3 इनके हेडक्वार्टर्स थे और इसको बोलते थे प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसीज थी। ये कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसीज थी? ये तीन प्रेसिडेंसी कौन सी थी? मैड्रास प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। ये देखिए, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार ड्रॉ होगा। ठीक है जी, ये वाला जो रीजन था, दिस वाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जो ये वाला जो एरिया था, ये किसके अंडर आता था? मैड्रास प्रेसिडेंसी। और ये जो एरिया था, ये किसके अंडर आता था? दिस वाज बंगाल प्रेसिडेंसी। बॉम्बे का एक गवर्नर था, मैड्रास का एक गवर्नर था और बंगाल का भी एक गवर्नर था। मगर बंगाल जो सबसे बड़ा प्रांत था, जो सबसे बड़ा प्रोविंस कह रहे हो, या सबसे बड़ा एरिया जिसके पास था और सबसे ज्यादा रिच एरिया भी यही था। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहीं पर था। और यहीं पर हुआ क्या कि नवाब्स ऑफ बंगाल, नवाब्स ऑफ बंगाल जो थे, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और एक नवाब था जिसका नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, जिसने जिसने रोक दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को और कहा कि जो दस्तक आपको इशू किए हैं, किसने इशू किए हैं? मुगल्स ने इशू किए हैं। मुगल रूलर ने, जो कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड, जी हाँ, वर्ड्स देख लीजिए, जो कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड का जो फरमान आपके फेवर में था, इसे हम कहते हैं शाही फरमान। फरमान, ठीक है। और जो आपको दस्तक इशू हुए हैं, ठीक है, उसका आप मिसयूज ना करो, उसके मिसयूज के ऊपर रोक लगाई। ठीक है, इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को गुस्सा आया। ठीक है, ये पहला कारण था कि रिलेशंस खराब होने लगे नवाब ऑफ बंगाल के। नवाब ऑफ बंगाल के रिलेशंस स्पॉइल अप होने लगे, किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। फिर जो नवाब ऑफ बंगाल के जो दुश्मन थे, उनको पनाह दिया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और एक किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स इन कासिम बाजार, इन कासिम बाजार एरिया ऑफ कैलकाटा, कलकत्ता में ही, ऑफ कोलकाता कह लो या कैलकाटा कह लो, कैलकाटा के कासिम बाजार एरिया में था फोर्ट विलियम्स। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी के हेडक्वार्टर्स थे। नवाब ऑफ बंगाल ने डिमांड किया कि इसको आप D45
करो, D45। D45 क्या होता है? जैसे जो किला होता है, किला किला को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्ट। ठीक है, फोर्ट में क्या लगी होती है? तोप लगी होती है। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के जो सबसे मेन ऑफिस कह लो, हेडक्वार्टर कह लो, जिसका नाम था फोर्ट विलियम, उसके अंदर तोपें लगी थी। ठीक है जी। और राजा ने कहा इसको D45 करो, यानी तोप, जो तुमने तोप लगा रखी है उनको हटाओ। ठीक है, क्योंकि राजा एक होता है, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। किला सिर्फ राजा का होना चाहिए, नवाब ऑफ बंगाल का होना चाहिए। तुम तो व्यापारी हो, आपको तोपे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो तीन डिमांड थी: डिफोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम्स, डोंट गिव शेल्टर टू द एनिमीज ऑफ नवाब, एंड स्टॉप द मिसयूज ऑफ दस्तक, द शाही फरमान। तो जब ये हुआ तो जब ये हुआ तो इन्होंने मना कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया तीनों डिमांड्स को। इससे लड़ाई हुई और गुस्से में आकर नवाब ऑफ बंगाल ने सबसे पहले इशू को सबसे पहले पकड़ा। वो था डिफोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम्स, और अपनी फौज भेज दी। जैसे ही फौज भेजी, वो किले में घुस गए और उन्होंने बंदी बना लिया कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को। उनको बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया, और पूरी रात एक कमरे में बंद रहे कई औरतें और कई ब्रिटिश ऑफिसर्स, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो है वो सांस ना ले पाने की वजह से, जी हाँ, सफोकेशन से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये अगले दिन न्यूज़पेपर्स में छपा। कहाँ के न्यूज़पेपर्स में? ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, वहां ऑपोजिशन ने हंगामा किया कि ब्रिटिश सरकार कर क्या रही है। तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडिया में, लेकिन ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर रही। इस पर ब्रिटिश सरकार, क्राउन, सत्ते में आया और उन्होंने अपने सबसे एबल कमांडर रॉबर्ट क्लाइव को भारत में भेजा। रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ने आके यहाँ की पूरी पॉलिटिकल, उस टाइम क्या पॉलिटिकल दशा थी, पॉलिटिकल क्या ताना बाना था बंगाल में, उसको स्टडी किया। और उसने देखा कि गद्दी पर जो बैठा है नवाब, उसका नाम है सिराजुद्दौला। लेकिन सेना उसकी बात कम सुनती है और बल्कि कमांडर की बात ज्यादा सुनती है। और कमांडर कौन है? मीर जफर। मीर जफर। तो और मीर जफर जो है, उसमें खुद में मीर जफर की एक डिजायर है कि क्यों ना मैं खुद ही नवाब बन जाऊं। तो हुई प्री पलासी प्री पलासी ट्रांजैक्शन। क्या था प्री पलासी ट्रांजैक्शन? समझो ध्यान से। प्री पलासी ट्रांजैक्शन क्या थी? प्लासी के युद्ध से पहले एक ट्रांजैक्शन हुई थी। वो एक ट्रायंगल बना था, और वो ट्रायंगल क्या था? एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी तरफ था नवाब का कमांडर, जो कि राजा बनना चाहता था, जिसका नाम था मीर जफर। और तीसरी तरफ थे बिजनेसमैन, जैसे कि सेठ मानिकचंद, सेठ मानिकचंद, जगत सेठ, जगत सेठ, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, और भी ऐसे कुछ रिच बिजनेसमैन। ये बड़े बड़े व्यापारी थे, मगर ये वो बड़े व्यापारी, वो बड़े बिजनेसमैन थे जिनको बहुत मोटा टैक्स देना पड़ता था नवाब सिराजुद्दौला को, जिसकी वजह से कहीं पर ये कुछ नाराज चल रहे थे। किससे? नवाब से। दे हैड सम ग्रजेस अगेंस्ट द नवाब। ठीक है, और मीर जफर वो था जो कि ये ग्रज पाले बैठा था कि सारा काम मैं संभाल रहा हूं, पर गद्दी पर कोई और है। और
ऊपर से आ गया ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन, रॉबर्ट क्लाइव, जिसकी ड्यूटी थी कि जो अंग्रेजों को बुरी तरह से तड़पा के मार रहा है सिराजुद्दौला, उसको सबक सिखाना। तो अब इन तीनों ने मिलकर एक स्कीम बनाई कि क्यों ना गद्दी से हटा दिया जाए, किसको किसको हटाया जाए, नवाब सिराजुद्दौला को, और गद्दी यानी कि सीट किसको दे दी जाए, मीर जफर को। मगर मीर जफर को ये करने के लिए कई लोगों को खरीदना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए होंगे फंड्स। वो फंड्स कौन देगा, वो फंड्स देंगे ये रिच बिजनेसमैन। बदले में इनको क्या मिलेगा, जब ये मीर जफर बन जाएगा नवाब, तो इनको बिजनेस में, इनको टैक्स में, इनको ड्यूटीज में कई प्रकार की, जिसे कहते हैं रिबेट्स मिलेंगे, फायदे मिलेंगे, डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो इनको पैसों का फायदा है, समझ में आया। और ये राजा बनेगा, और ये काम करवाने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को ये ड्यूटी दी गई थी क्राउन के द्वारा, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, हुआ वही कि मैदान जंग में, ठीक है, भिड़ी फौजें। एक तरफ थी छोटी सी फौज, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, और दूसरी तरफ बहुत बड़ी फौज थी, और वो थी नवाब की फौज, नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला की। कोई मान ही नहीं सकता था कि नवाब इस लड़ाई में हार जाएगा, ये छोटी फौज, ये बड़ी फौज। मगर जब हुई इनके बीच में जंग, जिसका नाम था बैटल ऑफ पलासी 1757, ठीक है, उसमें एन मौके पर सारे सिपाहियों ने धोखा दे दिया। किसको धोखा दे दिया, नवाब को, और किसकी तरफ मिल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए, और जो वफादार थे वो सब मारे गए। ठीक है, सबके हथियार पहले ही छीन लिए गए। नवाब सिराजुद्दौला, किसने, खुद कमांडर ने कहा सब पैक कर दो। ठीक है, और बैटल ऑफ पलासी एक ऐसी बैटल थी जो कि बहुत कम सोल्जर्स की हेल्प से बहुत ज्यादा सोल्जर्स को मार के और बड़ी आसानी से जीत ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उसका इफेक्ट इतना बड़ा था, क्या इफेक्ट हुआ, नवाब को अरेस्ट कर लिया गया, नवाब सिराजुद्दौला को। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला को ना सिर्फ अरेस्ट कर लिया गया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, सिर कलम कर दिया गया, सिर काट दिया गया। ठीक है, और गद्दी मिल गई किसको, उसके कमांडर को, मीर जफर को। मगर ये बन गया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों का पपेट नवाब। और इसके बाद जब तक तो मीर जफर बात मानता रहा तब तक ठीक है, जैसे उसने बात माननी बंद कर दी तो इसको हटा दिया, और फिर अदर पपेट नवाब्स, और फिर पपेट नवाब्स का सिस्टम शुरू हो गया। फिर कुछ सालों के बाद अब सारा रूल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। वो अपनी मर्जी से किसी को भी पपेट नवाब बनाकर बिठा दिया करते थे यहाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और पपेट नवाब बना जिसका नाम था मीर कासिम। उसने भी एक बार इस पपेट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने विद्रोह किया। और फिर वही हुआ जो डर था, और वो थी एक बड़ी बैटल, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764, जिसमें मीर कासिम हार गया। हालांकि यहाँ मीर कासिम को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे कौन, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध, और दूसरा उस वक्त के मुगल रूलर जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उनका नाम मुगल एम्पर का था शाह आलम टू, शाह आलम, शाह आलम टू। शाह आलम टू किसके टुकड़ों में पड़ रहे थे, नवाब ऑफ अवध। वो खुद शरणार्थी थे नवाब ऑफ अवध के। नवाब ऑफ अवध का नाम था शुजाउद्दौला,
शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो था ये करप्ट इंसान था। ठीक है जी, इसको थोड़ा ठीक करता हूँ मैं। ठीक है, शुजाउद्दौला जो था वो कभी किसी का सगा नहीं हुआ। ठीक है, इवन कि मुगल एम्पर शालम टू का भी वो सगा नहीं हुआ। ठीक है, कुछ लालच थे इसके मन में जो उसने शालम टू को सपोर्ट किया था। और जब ये बात समझ में आई मीर कासिम को कि ये जो बैटल ऑफ बक्सर होने जा रही है इससे रियलिटी में मुझे कोई खास फायदा नहीं होगा, सारा फायदा तो कौन ले जाएगा, सारा फायदा ले जाएगा कौन, सारा फायदा ले जाएगा शुजाउद्दौला। तो वो इसको छोड़कर भाग गया था बीच में। बाद में कई सालों बाद उसकी लाश मिली थी, मीर कासिम की लाश मिली थी। अब 1764 के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एक ओपनली डिक्लेयर्ड, क्लियरली स्टेटेड अपने आप को रूलिंग पावर डिक्लेयर कर दिया कि हम रूलिंग पावर है भारत में। और 1764 से 1772 तक एब्सोल्यूटली जिसे कहते हैं, जी हाँ, एब्सोल्यूटली उन्होंने गाइड किया या कह लो डोमिनेट किया पपेट नवाब को। डोमिनेट किया किसको, डोमिनेट किया पपेट नवाब, पपेट नवाब। और फाइनली 1772 में फैसला लिया कि पपेट नवाब सिस्टम को खत्म करके खुद राज करना शुरू कर देना चाहिए। और तब 3 एरियाज में बता चुका हूं थे तब भारत के। ठीक है जी, एक तो बंगाल एरिया और एक मद्रास एरिया और एक बॉम्बे एरिया। तो इसका जो गवर्नर था ये बन गया अपने आप में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ये एक नंबर का करप्ट इंसान था। ठीक है, इसकी बहुत करप्ट पॉलिसीज थी। ही इज नोन फॉर हिज नेपोटिज्म आल्सो, भाई भतीजावाद। ठीक है जी, पैसे खाता था, ब्राइबरी बहुत हाई लेवल पर हुआ करती थी। इसके खिलाफ उठाई एक आवाज एक भारतीय ने, जिसे हम कहते हैं, बंदे का नाम था राजा नंद कुमार। राजा नंद कुमार। और राजा नंद कुमार ने ये शिकायत पहुंचाई कहाँ, इंग्लैंड में, कि आपका ये आदमी काम सही तरह नहीं कर रहा, ब्राइबरी लेता है। जब ये बात पता चली वॉरेन हेस्टिंग को, उसने राजा नंद कुमार को एक झूठे केस में फंसाकर इसको डेथ पेनल्टी अवार्ड करके एग्जीक्यूट कर दिया, यानी सजाए मौत दे दी। ठीक है जी, ये बात भी इंग्लैंड पहुंची और जिसकी वजह से इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई, हटा देने की। ठीक है, और सक्सेसफुली ही वाज रिमूव्ड। इस पर कोर्ट केस भी चला, मगर कोर्ट केस में इसका एक्विटल हो गया क्योंकि क्लियर कट कोई सबूत नहीं मिले थे इसके खिलाफ। क्लियर। और किन बातों के लिए जाना जाता है रूल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, इसने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की थी भारत में। ठीक है, मैं पहले भी कुछ ब्रीफ कर चुका हूँ ये पॉइंट्स, ये बात दोबारा करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्या क्या मेन पॉइंट्स थे आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले he became governor general of Bengal in 1772 and first governor of Bengal in 1773. कैसे? Through the Regulating Act of 1773 डिसाइड हुआ कि अब कोई ऐसा लॉ बनाया जाए जिसके तहत काम होगा। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन था उस वक्त का। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा, ठीक है, ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जनरल वर्ड का मतलब क्या है, आर्मी वाली पावर्स मिल गई। फिर ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त चला करता था, वो खत्म किया इसने। ठीक है, और फिर उसका अगली बात, ड्यूअल सिस्टम को खत्म किया, बंगाल को डिवाइड किया, किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर डिस्ट्रिक्ट का एक लगाया कलेक्टर। ना सिर्फ कलेक्टर लगाया, अदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी लगाए। भारत में 1774 में
कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स में पहली बार सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। इसने एक सोसाइटी बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ विलियम जोन्स इन 1784। ठीक है, और पहली बार गीता की ट्रांसलेशन हुई। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता। ठीक है, ट्रांसलेशन बाय चार्ल्स विल्किंस। और दो प्रकार के मुकदमे होते हैं, पैसे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और दूसरा क्रिमिनल। क्रिमिनल को नाम दिया गया फौजदारी अदालत। दो तरह की अदालतें बनी, सिविल के लिए पैसे वाले केसेस के लिए दीवानी अदालत, और क्रिमिनल के लिए फौजदारी अदालत। और दीवानी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ जाएगी? सदर दीवानी अदालत। और फौजदारी अदालत के खिलाफ कहाँ जाएगी? निजामत अदालत, जिसको आज हम सेशंस कोर्ट कहते हैं। ठीक है जी। फिर हिंदू और मुस्लिम के लॉज जो डिफरेंट होते थे उनको रीडिफाइन किया वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काम था। फिर ट्रांसलेशन ऑफ कोड इन संस्कृत अपीयर्ड अंडर द टाइटल कोड ऑफ गेंटू लॉस। ठीक है, फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई, जो मराठे जीते थे मगर कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गए थे। ठीक है जी। और इसके एंड में हुई थी ट्रीटी ऑफ सालवाई। फिर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुई, जिसके एंड में हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये मैसूर की वार वो है जो टीपू सुल्तान और उसके फादर थे हैदर अली, वो लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, और रोहिल्ला वार हुई 1774। ठीक है जी। रोहिल्लाज कौन थे? जो अहमद शाह अब्दाली जब भारत को लूटने के बाद वापस जाने लगा तो रोहिलखंड एरिया में अपने वफादार लोगों को छोड़ गया, उन्हीं को कहते हैं रोहिल्लास। देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। ठीक है, वैसे तो 1773 के बाद 20 साल के बाद 1793 में चार्टर एक्ट आना था, मगर एकदम से अर्जेंट रिक्वायरमेंट होने की वजह से 1773 के 11 साल के बाद 1784 में लाना पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहते हैं, इट इज नेम्ड आफ्टर दी देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पिट्स। देन एडमंड बर्क बिल 1783 पास किया गया। ठीक है, देन जमींदारों से उनकी जुडिशियल पावर्स वापस ली गई। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स को कंपलसरी कर दिया गया। ये मैं बता चुका हूं। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन में, और उसके खिलाफ एक केस भी चला था फॉर टेकिंग ब्राइब। लेकिन ट्रायल के बाद, आफ्टर ट्रायल ऑफ 7 years, 7 साल केस चला, एक्विटल हो गया था वॉरेन हेस्टिंग का। देन इसके बाद जो अगले गवर्नर बने वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर, इन्हीं को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ही डिस्ट्रिक्ट जज की एक पोस्ट क्रिएट की थी। ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये अभी भी चली आ रही है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल में वो भी इन्होंने शुरू किया। ठीक है, इजारदारी सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया। ठीक है, first person to codify the laws in 1793. The code separated the revenue administration and the administration of justice, जो काम शुरू किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। देन अगला जो लड़ाई हुई हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान, एक लड़ाई जीते भी थे टीपू सुल्तान उसके फादर हैदर अली, मगर फाइनली वो हार गए थे। एंग्लो मैसूर वार्स में एंड में फाइनली जीत हुई थी ब्रिटिशर्स की, और ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है जी। पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जुडिशरी को रिफॉर्म किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने by setting up courts at different levels and separation of revenue administration from judicial administration. ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को ऑल टुगेदर अलग कर दिया जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा एंग्लो मैसूर वार्स के बारे में। ये देखिए,
एंग्लो मैसूर वार्स। ये जानकारी आ गई है हमारे पास एंग्लो मैसूर वार्स के बारे में। ये देखिए, ये आपको पता रहना चाहिए। एक सीरीज ऑफ फाइट, सीरीज ऑफ वार्स हुई थी जो कि 3 दशक, 3 डिकेड्स तक चली, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। किसके बीच में? मैसूर राज्य, जो आज की डेट में जिसको हम कर्नाटका कहते हैं, और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी कौन से वाली प्रेसिडेंसी? मैड्रास प्रेसिडेंसी, साउथ में जो थी। और इसमें कौन कौन लोग थे? पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ तो था कौन? For last 3 decades between the Kingdom of Mysore on the one hand and British East India Company, represented chiefly by Madras Presidency, Maratha Empire, and the Nizam of Hyderabad on the other. हैदर अली एंड हिज सक्सेसर टीपू सुल्तान और उसके फादर हैदर अली लड़े थे, ठीक है जी। fought a war on 4 fronts with the British attacking from the west, south and east. एक एम्पायर पर 3 तरफ से अटैक हुआ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, while the Nizam's forces attacked from the north. ऊपर से आंध्र प्रदेश वाली साइड से निजाम ऑफ हैदराबाद ने अटैक किया। The fourth war resulted in the overthrow of the house of Hyder Ali and Tipu, who was killed in the fourth war. चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। And the dismantlement of Mysore to the benefit of East India Company, which took control of much of the Indian subcontinent. ठीक है जी, और देखते हैं। सबसे पहली जंग पर आते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। हैदर अली enjoy some measure of success against the Britishers, almost capturing। अभी ध्यान रहे, हैदर अली को हेल्प मिली थी किससे? फ्रांस से, जो फ्रेंच फोर्सेस थी, क्योंकि कंपटीशन में थे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, ठीक है। तो सो हैदर अली enjoy some measure of success against the British, almost capturing Madras. The British convinced the Nizam of Hyderabad to attack Hyder. That was temporary. However, as the Nizam signed a new treaty with the British, Hyder Ali had to contend with the British Bombay army attacking on the west and the Madras army attacking from the northeast. However, Hyder's attack towards Madras resulted in the Madras government suing for peace and the resultant treaty of Madras. Madras किसके कब्जे में आ गया? हैदर अली, टीपू सुल्तान के फादर। फिर आई सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, witnessed bloodier battles with fortunes fluctuating between the contesting powers. Tipu defeated Bailey at the Battle of Polilur in September 17. Braithwaite at Kumbakonam, both of whom were taken prisoner to Srirangapattam. ब्रिटिशर्स के 2 बड़े ऑफिसर्स अरेस्ट किए टीपू सुल्तान ने। This war saw the rise of Sir Ayrcourt, the British commander who defeated Hyder Ali at the Battle of Porto Novo and Arni. Tipu continued the war following his father's death. टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली की डेथ हो गई, पर फिर भी टीपू ने लड़ाई जारी रखी। Finally, the war ended with the signing of Treaty on 11 March 1784, Treaty of Bangalore, और second के एंड में हुई Treaty of Bangalore, which restored the status quo antebellum. The Treaty of Gajendragarh in April 1787 ended the conflict with the Marathas. ध्यान रहे, जब प्रेसिडेंट हमारे देश के साइंटिस्ट प्रेसिडेंट रहे, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, जब वो इंग्लैंड एक म्यूजियम में गए, तो वहां पर उन्होंने एक सीनरी देखी जिसमें कुछ सांवले लोग, ट्राइबल्स जो हैं, वो छोटे छोटे से रॉकेट्स फायर कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही आगे आगे बचकर भाग रहे थे। उसने पूछा ये किस इवेंट को दर्शाता है, तो उसे बताया गया ये एंग्लो मैसूर वार्स को दर्शाता है। एंग्लो मैसूर वार्स में जो ब्रिटिशर्स हारे थे, तो छोटे छोटे से रॉकेट्स दागे गए थे एंग्लो मैसूर वार में, ठीक है, मैसूर के लोगों के द्वारा, यानी टीपू सुल्तान की फौजों के द्वारा।
और फिर ब्रिटिशर्स हक्के बक्के रह गए, ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये रॉकेट साइंस थी, ठीक है। तब वो मिसाइल कह लो से, छोटी सी मिसाइल या छोटा सा रॉकेट होते थे, वो उसका एक खाका लेकर अपने देश में गए, इंग्लैंड में, और उस पर रिसर्च करवाई कि ये कैसा हथियार है, ठीक है। और फिर उससे एक एडवांस लेवल उन्होंने तैयार किया और आगे फ्यूचर में यूज किया। चलो, तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया से लेकर वहां गए थे। फिर आती है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। टीपू सुल्तान, रूलर ऑफ मैसूर एंड एन एली ऑफ फ्रांस, एली ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस से मिलकर लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के खिलाफ, इन्वेडेड नियर बाय स्टेट ऑफ त्रावणकोर, जो केरला का हिस्सा है, विच वॉज अ ब्रिटिश एली। British forces were commanded by Governor Cornwallis himself. खुद Cornwallis लड़ा. The resultant war lasted 3 years and was a resounding defeat for Mysore. Mysore इसमें हारा. Tipu Sultan हारा. The war ended after the 1792 siege of Srirangapattam and the signing of Treaty of Srirangapattam, according to which Tipu had to surrender half of his kingdom to the East India Company and his allies. फाइनली आखिरी लड़ाई, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, जिसमें डेथ हुई टीपू सुल्तान की, ठीक है जी। एंड फर्दर रिडक्शंस इन मैसूरियन टेरिटरी, मैसूर अलायंस विद द फ्रेंच वाज सीन एज अ थ्रेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे बड़ा खतरा देख रही थी कि जो फ्रेंच मिल गए थे मैसूर के साथ, ठीक है। एंड मैसूर वाज अटैक्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, टीपू's आर्मी वाज आउटनंबर्ड 4:1 इन द वार, ठीक है। हार रही थी क्योंकि बहुत बड़ी तरह से लड़ाई हुई और कम फौजी थे टीपू सुल्तान के साथ। मैसूर had 35,000 soldiers, whereas British commanded 60,000 troops. The Nizam of Hyderabad and the Marathas launched an invasion from the north. नॉर्थ से, आंध्र प्रदेश वाली साइड से निजाम ऑफ हैदराबाद ने अटैक किया, मराठों ने अटैक किया। ब्रिटिश won a decisive victory at the siege of Srirangapattam. Tipu was killed during the defense of the city. Much of the remaining Mysorean territory was annexed by the British. Nizam and the Marathas. Remaining core around Mysore and Sringapatnam was restored. तो ये मेन बातें हैं। अब ये पढ़ लो एक बार। After the battles of Plassey, ठीक है, Buxar, which established British dominion over East India, the this is considered British claim. अब मैं बताता हूँ रॉकेट्स के बारे में, ये देखिए जी, ये है Mysorean rockets. The Mysorean rockets used by Tipu Sultan during this battle were much more advanced than any that the British had previously seen, chiefly because of the use of iron tubes for holding the propellant. This enabled higher thrust and a longer range for the missile. Tipu Sultan's eventual defeat in the fourth battle and the capture of Mysorean iron rockets, they were influential in British rocket development. ब्रिटिशर्स की रॉकेट डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा इसका, inspiring the Congreve rocket which was soon put into use in the Napoleonic wars. यहाँ की टेक्नोलॉजी को उन्होंने फिर फ्रांस के खिलाफ यूज किया था नेपोलियनिक वार्स में, ठीक है जी। तो ये थी, हमने 2 गवर्नर जनरल खत्म किए हैं आज, वॉरेन हेस्टिंग्स जिसका रिवीजन मैंने करवाई है, और प्लस लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अगले लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे। मैं इस सेशन को यहाँ एंड करता हूँ और 10 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर। ओके, आई एंड दिस सेशन हियर। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन?